और मैं हूं ललित खजूरिया। अब चंद मिनट ही रहते हैं, 7वें चरण के जो मतदान है वो संपन्न हो जाएंगे और फिर दौर शुरू होगा एग्जिट पोल का। करीब 8-9 बजे के बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। क्या वाकई मोदी सरकार हैट्रिक लगाएगी, और अगर ये सरकार रिपीट होती है तो जम्मू कश्मीर पर इस पर क्या असर होगा? कौन सी ऐसी नीतियां होंगी जो जम्मू कश्मीर को उन्नति की ओर ले जाएंगी? और जिस तरह से अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा है, क्या वो मेन स्ट्रीम में आएंगे? और क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में? क्या विधानसभा के चुनाव होंगे? क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो फिर विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए ज़फ़र चौधरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को लेकर अगर हम कहें कि काफ़ी चुनाव इन्होंने बड़े करीब से देखे हैं और कई मरतबा आप इन्हें देखते भी होंगे कि अपने विचार भी ये प्रकट करते हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, किस तरह से देखते हैं अगर दिल्ली में ये रिपीट होती है, ट्रिक लगाती है, तो जम्मू कश्मीर पर क्या असर होगा और किस तरह की नीतियां होंगी? बहुत शुक्रिया। आपने एग्जिट पोल का जिक्र किया। मैं तो एग्जिट पोल को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। दरअसल शुरू हो जाएंगे ना। दरअसल रिजल्ट जो है, पत्रकार भी क्या करेंगे, चैनल भी तो चलाना है। दरअसल रिजल्ट जो है, क्योंकि जनता ने किस तरह से अपना वर्डिक्ट दिया है वो हमें 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो 4 तारीख को हमारे सामने पूरी ब्रॉडली जो है 2 अल्टरनेटिव्स ही आ सकते हैं। एक अल्टरनेटिव ये है कि इस मुल्क ने डिसाइड किया है कि 10 साल काफ़ी हो गए, अब एक दूसरी सरकार बनाते हैं। और दूसरा ये है कि 2 सिनारियो जो हैं 4 तारीख को इमर्ज हो सकते हैं। दूसरा सिनारियो ये है कि जो मोदी सरकार है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया है, उन्हीं को ही तीसरी टर्म मिल जाती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, दिल्ली में सरकार किसकी आ रही है उसको लेकर हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पर किसका असर होगा, उसकी नीति क्या होगी। तो अगर सरकार की हाइपोथेटिकल है ये कि अगर सरकार तब्दील होती है, एक नई गवर्नमेंट आती है या मोदी गवर्नमेंट ही जो है वो आती है, तो जम्मू कश्मीर की जो अप्रोच है दिल्ली से, मुझे लगता है कि वो फंडामेंटली वो अप्रोच तब्दील हो जाएगी। एक नया पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो है वो आप जम्मू कश्मीर को लेकर देख सकते हैं। अब उसमें यह है कि अगर गवर्नमेंट नॉन बीजेपी की आती है या बीजेपी की आती है, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा। नॉन बीजेपी की हो या बीजेपी की हो, उन दोनों में फ़र्क कोई नहीं होगा। जो दिल्ली की जम्मू कश्मीर पॉलिसी है वो लगभग दोनों ही सूरतों में एक जैसी ही होगी। दोनों ही सूरतों में एक जैसी होगी। यानी अगर आप ये मानकर चलें कि मोदी ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो पॉलिसी कुछ डिफरेंट होने वाली है, या एक नॉन बीजेपी अगर गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसी डिफरेंट होने वाली है, वो नहीं है। सिर्फ मेरा ये है कि जो पिछले 5 साल की जो पॉलिसी आपने देखी है, आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इससे इंटायरली डिफरेंट होगी। उसमें ब्रॉडली ये है कि आपने 10 साल आपने देखे, जो पहले 5 साल थे 2014 से लेकर 19 तक के, उसमें एक बड़ा रीचिंग आउट, ऑलिव ब्रांच, सबको साथ लेकर चलना। उन्होंने सेपरेटिस्ट को भी रीच आउट किया, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी रीच आउट किया। सबको एक इंक्लूसिविटी के साथ उन्होंने चलाने की कोशिश की है। एक कश्मीर से हमेशा एक बड़ा टेम्परामेंट, एक बड़ा सेंटिमेंट वहाँ पे रहता था कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान चले गए, लेकिन 10 दिन के अंदर पठानकोट एयरबेस के ऊपर अटैक हो गया, वो सारी चीज़ खत्म हो गई। जो पीडीपी के साथ उनका अलायंस ही करना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। लेकिन अभी मोदी जी यहाँ से दिल्ली भी नहीं पहुँचे थे, पीछे से मुफ्ती साहब की स्टेटमेंट आई जो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, मिलिटेंट्स का शुक्रिया अदा किया। फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, लेकिन उन्होंने इंटरलोक्यूटर भी अपॉइंट किया, उन्होंने सीज फायर भी किया। तो एक कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं कि पुरानी सरकारें करती आ रही थी, आप ये कह सकते हैं कि जो मोदी 1.0 2014 से लेकर 19 तक, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन आपको मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की भी मिलती हैं, कुछ वाजपेयी गवर्नमेंट की भी मिलती हैं, कुछ उससे पहले की भी मिलती हैं। लेकिन यूं ही 2019 आया, प्रिंसिपल एक्टर जो हैं वो उस गवर्नमेंट में भी वही थे। मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, अमित शाह पहले पार्टी प्रेसिडेंट थे, अब इंपॉर्टेंट पोजीशन में गवर्नमेंट के अंदर आ गए, राजनाथ सिंह हैं, सारे लोग हैं, आरएसएस भी वहीं पे, यानी प्रिंसिपल एक्टर जो हैं वो वहीं पे हैं। लेकिन 2019 के बाद जो सारी तब्दीली आ गई, उससे ये मालूम पड़ता है कि अगर पार्टी वही रहे, एक्टर वही रहे, रिजीम चेंज होने के बाद पॉलिसी जो है वो चेंज हो सकती है। आपने नेशनल लेवल के ऊपर भी देखा, एक कंटिन्यूटी इन चेंज उसको आप बोलते हैं कि एक नई चीज़ जो है वो, अगर अब आ जाते हैं हाइपोथेटिकली, अगर बीजेपी की ही गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर दोबारा आ जाती है, तो अगले 5 साल जो होंगे वो पिछले 5 साल से जो है वो इंटायरली डिफरेंट होंगे। जब मैं इंटायरली डिफरेंट कहता हूँ तो पिछले 5 साल जो हैं वो थोड़े सारे हार्ड परसूट के थे। लोगों को कोई चीज़ पसंद आई हो या ना आई हो, उन्होंने वो की। आर्टिकल 370 को लेकर आपने जितना भी
अपनी तरफ से अपना जोर दिया हो कि मत हटाओ, उन्होंने हटाया। स्टेटहुड को उन्होंने जो है वो यूटी में तब्दील कर डाउनग्रेड कर दिया, यूटी कर दिया। 6 साल हो गए इलेक्शन नहीं, तो अगर ये जो थर्ड टर्म में अगर वो आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो करेंगे, और रिकॉन्सिलिएशन का जो है मुझे लगता है कि वो ये step चीज़ में मैं समझना जाएंगे। चाहूँगा, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि अब इससे ऊपर क्या हो सकता है। 370 Exactly, स्पेशल स्टेटस था वो exactly, खत्म हो गया, ये exactly. स्टेट से यूटी बन गई। अब क्या उम्मीद की जा दरअसल सकती है? आपके सवाल में ही जवाब भी है, आपके सवाल में ही जवाब है। देखो 2019 से लेकर अभी तक जो 24 के जो बीजेपी आइडियोलॉजिकली जम्मू कश्मीर में अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। आर्टिकल 370 को उन्होंने रिमूव कर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर में अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने कर ली। अब एक था कि आप पिछले 20 साल में 25 साल में अगर आप सियासी खुलासा करके जम्मू कश्मीर का देखें, एक बड़ी कम्युनिटी आपको कश्मीर में मिलती थी सिग्निफिकेंट, जो कहते थे कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना ही नहीं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। एक सेक्शन आपको ऐसी मिलती थी जो कहती थी कि भी हमें आज़ादी चाहिए। एक सेक्शन है जो कहती थी हमें सेल्फ रूल। सेल्फ रूल में एक सेमी सोवरेनिटी की बात होती है कि यहाँ की करेंसी भी चलेगी, वहाँ की करेंसी भी चलेगी। फिर एक कम्युनिटी है जो ऑटोनॉमी की बात करती है। ये मैं कश्मीरवादी की बात कर रहा हूँ। जम्मू में थोड़ा सा मिजाज जो है वो जम्मू ने तो कभी जम्मू वालों को पता ही नहीं चला करना थोड़ा है। डिफरेंट रहता है ये। तो ये थी डिमांड्स, ये थी डिमांड। आज इस तरह से ये पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी जा रही। जहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है, जो स्पेशल स्टेटस की बात है, वहाँ पे भी एक रियलाइजेशन, आई मीन एक सेंटिमेंट वहाँ पे है। अगर आप उसको डिनाई करेंगे आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। एक सेंटिमेंट वहाँ पे है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसको देखते हैं तो कितनी पार्लियामेंट में कितनी बड़ी पावर के साथ आपने वो एक्शन लिया है। तो आप इमेजिन करते हैं कि ऐसी पावर दोबारा पार्लियामेंट में कब आएगी और किसके पास आएगी जब आप इस चीज़ को रिवर्स करवा सकते हैं। तो लिहाजा बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से जो है उन्होंने बहुत चीज़ अचीव की है। अब यहाँ से फर्दर और कोई चीज़ हासिल करने के लिए रही हुई नहीं है। अब क्या करना है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो बहाल करनी बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे जो नॉर्मलसी है वो बहाल करनी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मलसी ये नहीं है कि 5 साल में मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत कम हुई है, ये बात फैक्ट है। स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है, ये बात फैक्ट है। लेकिन जो लोगों के अंदर एक नाराज़गी है, बेचैनी है, वो समझते हैं कि अभी हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा हिस्सा। जब जम्मू कश्मीर बिहेव करना शुरू कर दे एज ए नॉर्मल स्टेट, सच एज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, सारी इकाइयाँ हों, अब वो सारी चीज़ें रिस्टोर करने का टाइम है। और मुझे लगता है कि ये इलेक्शन जब संपन्न होता है, नई गवर्नमेंट बैठती है, तो मुझे लगता है कि सितंबर तक का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी पहले एज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिएटिंग पॉलिटिकल नॉर्मलसी, जो इलेक्शन का अमल है वो शुरू हो सकता है। पॉपुलर गवर्नमेंट, असेंबली इलेक्शन का अमल जो है वो यहाँ पे शुरू हो लेकिन जो सकता है। विपक्ष कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारती है, जी, यानी सीधा सा डॉक्टर साहब और जुगल किशोर मारते हैं अगर, ठीक है, अगर ये हारती है तो यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। क्या केंद्र सरकार इस नजरिए से नहीं चलेगी? नहीं नहीं, ये नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे कहते हुए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं महसूस होता है। गवर्नमेंट मोदी की हो या नेहरू की हो, जम्मू का वर्डिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। कश्मीर से जो पॉलिटिकल कंडक्ट है, बिहेवियर है, रिफ्लेक्शन है, वो कैसी है, वो उसके ऊपर ज़्यादा मुनसब करता है। और कश्मीर ने मुझे लगता है कि अपना वर्डिक्ट ऐसा दिया है जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये दिल्ली में मोदी जी को भी पसंद आया, बीजेपी को भी पसंद आया, ये पूरे मुल्क को भी पसंद आया, और जो हमारा जो एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसको भी पसंद आया। वो इस तरह से कि जैसे जहाँ पे 8-9% पोलिंग हुआ करती थी, वहाँ पे 40-42% हो गई है। कहीं बारामूला में आप देखिए कि 60% के करीब वहाँ पे हो गई है। श्रीनगर में इतनी अच्छी। तो कश्मीर ने अपना मूड जो है वो बताया कि जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, जो डेमोक्रेटिक, उसी के ऊपर हम आगे चलना चाहते हैं। तो उधमपुर की सीट के ऊपर क्या होता है, जम्मू की सीट के ऊपर क्या होता है, इसको लेकर दिल्ली की जो पॉलिसी है मुझे नहीं लगता कि वो बनने वाली है। लेकिन क्या दिल्ली उस नैरेटिव को सेट करने में आपको लगता है कि कामयाब हो पाएगी अगर ये तीनों सीटें जी कश्मीर की राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर जी, अगर ये एनसी के खाते में जाते हैं, मतलब एक संभावना है ना, तो क्या ये नैरेटिव जो इन्होंने किया हुआ है कि लोग जो है वो 370 नहीं चाहते हैं दोबारा, ठीक है, तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज बनाने में कामयाब होंगी? देखिए, ये कहते थे कि 370 हटा तो लोग खुश हैं, लेकिन लोगों ने 370 हटाने पर नाराजगी जाहिर की और हमें जितवाया।
देखिए जो अब ये इसका जो कंटेक्स्ट है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल पावर होती हैं, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम 370 लाएंगे, हम लाएंगे, वो अपना अपना व्यू पॉइंट जो है वो अपने अपने तरीके के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इस तरह से नहीं कहते कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा से एक बात कही, देखिए जो वो उसको समझने, इन्होंने हमेशा से एक बात कही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पूरा विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड जो है वो डिक्लेयर कर दी है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारी जो स्पेशल एम्पावरमेंट, हमारी जो गरिमा, हमारा जो तकद्दस है, हमारी जो शनाख्त है वो रिस्टोर होनी चाहिए, उसके और तरीके जो है उनके कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ होप जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। तो ये कहेंगे कि जो बीजेपी हाइपोथेटिकली अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीतती है तो ये कहेंगे जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं वो रिजेक्ट हुई हैं और लोगों ने अपने वोट के साथ बीजेपी को यहाँ से नकारा है, बीजेपी को रिजेक्ट किया है। जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो कहाँ से सोचना शुरू करता है, आप उसकी कल्पना कीजिए, आप उसकी कल्पना कीजिए। उन्होंने ऑलरेडी 2 चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पे कि 2-3 महीने से वो लगातार कहते आ रहे हैं कि बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, बड़े प्यार के साथ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कश्मीर में अभी हमारा जनाधार नहीं है, हम प्यार के साथ बनाएंगे, मोहब्बत के साथ बनाएंगे, अभी टाइम लगेगा उसको। यानी एक चीज़ उन्होंने आपको पहले ही बता दी है कि हम कल रिजेक्ट हो भी जाते हैं, हम तो फील्ड में ही नहीं है, हमने कैसे रिजेक्ट होना, नंबर 1। अब अगर मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीत जाती है, वो कहेंगे ये कोई मसला नहीं है, दरअसल जो असल कामयाबी हमारी है वो उस टर्न आउट में है जो लोगों ने वहाँ पे वोट डाला है। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो पॉलिटिशियन जो है वो अपना नैरेटिव उसको बड़े जल्दी से तब्दील वो कर लेता है, वो एक ऐसे रिकॉन्सिलिएटरी सी लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर लेगा। इनको भी इज्जत देना शुरू कर देंगे, जिनको चोर चोर करके पिछले 5 साल से बुला रहे थे, इनको इज्जत देना शुरू। तो पॉलिटिक्स में यही होता है, पॉलिटिक्स में यही होता है, कोई पक्का दुश्मन नहीं, कोई ऐसा नहीं होता, इनको भी वो इज्जत देना शुरू कर लेंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि एक चीज़ हुई है कि पिछले 5-6 बरस में तरह तरह के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे नहीं बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ओपनली आके एक्सपेरिमेंट किया है कि आप एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट करवा के एक आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ एक नए पॉलिटिकल एक्टर्स, नए पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है वो पैदा करें। मान लीजिए उनमें से कोई भी जो है उनको सफलता इसमें इलेक्शन में नहीं आती है, तो आपको फिर जो वो पुराने सारे एक्टर्स हैं उन्हीं के साथ डील करना पड़ेगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर कोई भी जीतता है तो ये सरकार के साथ इस तरह के ताल्लुकात या फिर इस तरह से एक कह सकते हैं कि समझौता या फिर अपने सुझाव कि भाई साहब जैसे दूसरे राज्यों में आपने ज़मीन लोगों की वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है, लोकल्स की नौकरी है, व्यापार, बाहरी लोगों का इस तरह से जमावड़ा, ये कहीं ना कहीं लोकल्स को आइडेंटिटी को ख़त्म करता है। आपको लगता है ये पार्टियां फिर उनके साथ इस तरह का करेंगी, डील करेंगी कि भाई साहब ठीक है, हम तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें इस चीज़ की गारंटी दीजिए। अब ये सवाल आपका जो है ना, ये सवाल बहुत पेचीदा सवाल है। ये इसमें ये चीज़ है कि मौजूदा हालात में अगर आप देखें कि भाई क्या जो चीज़ें हुई पिछले 5 साल में, 6 साल में, उनमें से कोई चीज़ रिवर्स हो सकती है, तो बीजेपी के, आप किसी बीजेपी की महफिल में बैठे हैं तो उसको वो ऑलमोस्ट ब्लास्फेमस बता देते हैं कि भाई ये तो, इस आदमी को तो धर्म से ही खारिज कर दो कि जो चीज़ें हुई उसकी ये वापस बहाली की बात कर रहे, वो एक्सेप्ट। लेकिन पॉलिटिक्स जो है इज़ एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, संभावनाओं का खेल, संभावनाओं का खेल है। मेरा जहाँ तक फीलिंग है वो ये है कि जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये लैंड, जॉब, कल्चर वगैरह के भी, इन सारी चीज़ों को किस तरह से रिजर्व किया जाए, मुझे लगता है ये आप कश्मीर नहीं, ये किसी वक्त के ऊपर जम्मू करवाएगा। ये जम्मू की एक सियासी लड़ाई होगी, ये जम्मू की एक सियासी डिमांड होगी, क्योंकि एक चीज़ है ना कि जो कश्मीर की इंटीग्रेशन का हमेशा पिछले 70-75 साल से बात करते थे कि जो नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, तो उसमें एक व्यू पॉइंट आता था कि कश्मीर की नेशनल मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेशन जो है वो जम्मू को बाईपास करके नहीं हो सकती, वो वैक्यूम होगा। तो इसी तरह से अगर आपने एक पूरा नेशनल थॉट जो है वो पूरा कश्मीर में अगर लाना है, एक नेशनल प्रोसेस, एक नेशनल इकोनॉमिक आउटलुक, पॉलिटिकल, कल्चरल, वो अगर आपने कश्मीर में पहुंचानी है, उसको आप जहाज़ के ज़रिए नहीं पहुंचा सकते, वो आपको जम्मू के ज़रिए जाना। तो तब्दीलियां सबसे ज़्यादा विजिबल जम्मू में नज़र आती हैं, कश्मीर में उसके बाद आती हैं। अगर जम्मू में कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो मुझे लगता है जम्मू में ऑलरेडी उसके बारे में 2 चीज़ें आप नोट कर सकते हैं आप, कि जैसे उधमपुर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो आखिरी इलेक्शन जीता, उनका जो विक्ट्री मार्जिन है वो 30% था, 61% वोट उन्होंने लिए
और 31% कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं विक्रमादित्य सिंह उन्होंने लिया। जम्मू में जुगल किशोर ने 57% लिए और रमन भल्ला ने 25% लिए। 32% का गैप यहाँ पे था। ये गैप अगर वो दोनों व्यक्ति अपनी सीटें रिपीट कर जाते हैं, आप ये देखना कि ये गैप अगर नैरो होता हुआ आपको नज़र आता है तो जम्मू बड़ा लाउडली कहेगा कि हमें बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली चाहिए। ठीक ठीक। अगर तो कोई दूसरा जीत जाता है, यानी कांग्रेस की सीटें निकाल लेती है, फिर तो आप समझिए कि एक जम्मू ने अपना फैसला सुना दिया। जम्मू ने कहा कि लुक, नेशनल इंटरेस्ट में सारी चीज़ में हमने अपना जो लोकल जो है पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें हैं, उसको हमने कभी ऊपर नहीं आने दिया। नेशनल इंटरेस्ट आज भी हमारे लिए सुप्रीम रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे लोकल इंटरेस्ट हैं हमने उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ये जम्मू का वर्डिक्ट होगा अगर ये सीटें एक नया बदलाव होता है। अगर बदलाव नहीं भी होता और ये जो गैप है इसको अगर आप नैरो होता हुआ नजर आते, 32% से ये 15% पे अगर आता है, 10% पे आता है, तो यहाँ से आज से लेकर असेंबली इलेक्शन होने तक जो है जम्मू की एक जो वॉइस है बड़ी लाउड एंड क्लियर होगी। जम्मू बातें करेगा, जम्मू कहेगा हमारे साथ बात करो और तभी जाकर बात आगे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। एग्जैक्टली। असेंबली चुनाव जी आपने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त कही कि अगर जो नए पॉलिटिकल एक्टर्स जो आए, हाँ बिल्कुल, अगर वो हार जाते हैं, हाँ तो फिर दरकिनार। बिल्कुल। तो असेंबली चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी प्री पोल अलायंस करेगी या पोस्ट वाला करेगी, या फिर इसी तरीके से चलेगी, चलिए दूसरी पार्टी को ही हम सपोर्ट करते हैं जैसे इन्होंने किया अभी संसदीय चुनावों में ओके, तो ये इस तरह से है कि जो असेंबली इलेक्शन में मुझे लगती नहीं है पॉसिबिलिटी कि बिल्कुल ओपनली अनाउंस करके जो प्री पोल अलायंस जो है वो ब्रॉडली हो, वो नहीं। ठीक है, वो नहीं। वो क्या कर सकते हैं कि अभी आपके पास पॉलिटिकल एक्टर्स हैं कितने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? आपके पास 7 पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, 7 मेजर आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। रीजनल पार्टीज़ में जो ट्रेडिशनल रीजनल पार्टीज़ हैं उसमें आ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 पार्टियां होगी। नेशनल में आपके पास जो आ जाती है बीजेपी और कांग्रेस होगी 4। फिर उसके बाद जो नई पार्टियां या न्यूली रिफर्बिश्ड पार्टी, जैसे पीपल कॉन्फ्रेंस 46 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा रीडिज़ाइन किया है पोस्ट 2019 सिनेरियो में, रीडिज़ाइन। 5वीं वो होगी, 6ठी होगी अपनी पार्टी और 7वीं होगी डीपीएपी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी। ये 3 पार्टियां जो हैं डीपीएपी, एपी और पीसी, इन 3 पार्टियों का पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो पॉलिटिकल बिहेवियर आपने देखा, वो आपने देखा कि बीजेपी के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा हम आहंगी है, बीजेपी के साथ इनकी क्लोजनेस है, आइडियोलॉजिकली भी जो है ये बीजेपी के ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। बुखारी साहब के पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं कि मेरा वोट प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है, ठीक है, मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी है। और जो होम मिनिस्टर साहब और बहुत सारे बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी और कांग्रेस को वोट आउट करो, उसके अलावा बाकी पार्टियों को इस बार हमें भले और हम प्यार ना दें, लेकिन तो उसके बाद ये 3 पार्टियां आपके पास। लेकिन उन्होंने क्या किया कि टैसिट अलायंस ये कि यार हम ये 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 में हमारा जनाधार ठीक नहीं है, वो 2 में अपनी पार्टी आ गई और अपने कार्डर को बोल दिया कि आप वोट जो है आप उनको मोबिलाइज करो। वो टैसिट अलायंस जो है वो हो सकता है, बट वो टैसिट अलायंस हो सकता है। बट मान लीजिए कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो 2 पार्टीज़ हमने बात की है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो ट्रेडिशनल लोकल पार्टीज रीजनल पार्टीज़ हैं, उन दोनों में से कोई एक पार्टी जो है वो भारी मत लेकर जो है 3 सीटें जीत कर वो आ जाते हैं। उससे ये जो 3 नई पार्टीज़ हैं, इनकी रेलिवेंस और इनकी जो रिलायबिलिटी है और उनके ऊपर इतना विश्वास करना कि भी आप आगे भी इसको गेम को खेल को खींच सकते हो आप, वो आपके लिए थोड़ी सारी प्रॉब्लम। आप उस एक्सपेरिमेंट को कितना लंबा आप ले जाओगे। तो कुल मिला के जो पोस्ट पोल अलायंस ब्रॉडली जो होगा, जो भी होगा, अगर मतलब पॉलिटिक्स यहाँ की इस किस्म की हो गई है कि सिंगल पार्टी के पास जो है वो आना पॉसिबल नहीं है, डिवाइड होगा तो पोस्ट पोल अलायंस होगा। अब पोस्ट पोल में जो है वो सवाल बनता है कि किसके दरमियान, और जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसी के साथ। देखो एक चीज़ है कि भाई पॉलिटिक्स में आपके प्रिंसिपल्स मैटर करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी मैटर करती है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
लेकिन पिछले 20-25 साल की जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें जो प्रैग्मेटिज्म है वो ज़्यादा मैटर करता है कि ये एक जो है आप समीकरण, ये एक सिचुएशन जो आ गई है और मुझे उससे बैठना है। एग्जैक्टली कि भाई अब क्या किया जाए, अब नाउ दिस इज द रियलिटी, अब ये चीज है, अब इस रियलिटी के साथ डील जो है वो किस तरह से किया जाए। एक ये हो गया प्रैग्मेटिज्म, ये एक फ्लेवर ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स है पिछले, ये आप पोस्ट 1988-89 जो है आप देख सकते हैं जिस तरह के अलायंसेज हो रहे हैं। एक ये चीज होगी। दूसरी चीज ये कि आपका जो 2019 जब हो गया ना, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, आपका मेन पहले जो एक इशू रहता था कि हम अलायंस वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ से हमें 370-35A की गारंटी मिलती है। अब वो गारंटी तो रही नहीं। अब ना वो गारंटी देने के लिए आज इंडिया के अंदर ममता बनर्जी भी वो गारंटी नहीं दे सकती, असदुद्दीन ओवैसी भी वो गारंटी नहीं दे सकते, कांग्रेस की तो आप बात ही छोड़िए, वो गारंटी आपके पास है नहीं है। तो वो हट गया। फिर उसके बाद आपने कहते हैं कि जी कोर्ट जो फाइनल फैसला देगा, जब कोर्ट फैसला दे देता है कि ये ठीक है, उसके बाद आपकी वो जो उस आर्टिकल 370 और 35A के इर्द गिर्द की जो पॉलिटिक्स है वो इररेलेवेंट हो जाती है। यानी अगर कल आपको कहे कि जी मैंने आपको देखा आप बीजेपी के साथ बैठे हुए थे और बीजेपी तो थ्रेटन करती है कि जी हम 370 हटा देंगे, ये बात थी 2019 से पहले की, अब तो उन्होंने हटा दी है। अब तो उन्होंने हटा दी है, ठीक है, वो इररेलेवेंट हो जाता है। अब ये कहा जाए कि कुर्सी पर किस तरह से पहुंचना तीसरी है, ये चीज होगा नहीं, एक उसमें दो फैक्टर ये मैंने बताया ना, तीसरा फैक्टर इसमें ये है, तीसरा फैक्टर ये है कि जो रीजनल मेन 7 पार्टियों की हमने बात की जिसमें से 5 जो है रीजनल हैं, जो रीजनल 2 मेन पार्टीज हैं बड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो टाइम टू टाइम बीजेपी के साथ अलायंस कर चुकी हुई हैं। जब हम कहते हैं कि क्या एनसी का या पीडीपी का दोबारा बीजेपी के साथ अलायंस हो सकता है, तो हमारे दिमाग में बड़े तौर के ऊपर ये चीज़ होती है कि जम्मू में पूरी तरह से जो है वो बीजेपी सफाया कर जाएगी। आप देखेंगे अगर जम्मू में कांग्रेस की पोजीशन बेहतर होगी, और दूसरी एक और पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे जो है बहुत ब्रॉड पॉसिबिलिटी इमर्ज होगी। अगर आपको याद हो 2002 के इलेक्शन जब हुए थे तो 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए थे। 16 लोगों की तो बहुत बड़ी पार्टी बन सकती है। 16 लोगों की पार्टी के ऊपर तो मुफ्ती सईद ने गवर्नमेंट बना ली थी, बिल्कुल, लेकिन 16 उसमें इंडिपेंडेंट लोग जीत कर आए थे। अब जब ये 6 साल के बाद इलेक्शन हो रहे होंगे और इस 6 साल के अंदर आपकी पंचायत बीडीसी डीडीसी बनी, उसमें नए लोग भी जो है वो पैदा हुए हैं। इस बार जो है वो इंडिपेंडेंट लोग भी बहुत सारे जीत कर आ रहे होंगे, वो भी जीत कर आ रहे होंगे। तो आप किसी अलायंस को, किसी जो एक कॉम्बिनेशन है उसको आप पूरा इंटायरली जो है वो रूल आउट नहीं कर सकते। ये तो हम भाजपा की बात कर रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं जी, कि आपको लगता है कि ये तीनों प्री पोल अलायंस चुनाव लड़ सकते हैं? पीडीपी, एनसी, कांग्रेस। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल में इलेक्शन का लड़ना है वो तो तय है। वो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो पीडीपी का क्या? पीडीपी को मुझे नहीं लगता कि ये अकोमोडेट कर सकते हैं। ये उसकी वजह ये है कि पीडीपी का जो जनाधार सारा है वो कश्मीर वैली में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर मी बट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1987 के बाद जो है, जब कांग्रेस के साथ उन्होंने ब्रॉड प्री पोल अलायंस किया था, उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वैली में। अब कश्मीर वैली में आपके पास इस वक्त हैं कितने, 47 सीटें। 47 सीटों के ऊपर आप कितना बांटोगे, और फिर उसके बाद आपके हाथ क्या आएगा कि, तो इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मूड मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ भी हो, हम अपना ही जो वो स्पेस है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे कश्मीर में। तो पीडीपी का जो इसमें किसी भी अलायंस में एडजस्ट करना, मतलब इंडिया अलायंस का वो आज भी आप देख जैसे लीजिएगा, संसदीय चुनावों में साफ कह दिया था उमर साहब ने कि भाई साहब आपका तो वजूद ही नहीं है, तो हम किस तरह से आपको इसमें वो दे दें? वो तो उन्होंने ये चीज़ कही ना कि भी वो इलेक्टोरेट को बताने के लिए कि भाई हमारी जीतने की पॉसिबिलिटी है। सवाल ये है कि सिर्फ एक ही 135 किलोमीटर ऐसे और लगभग 40 किलोमीटर ऐसे वहाँ पे ये दोनों पार्टीज जो हैं ये समाई हुई हैं 47 सीटों के ऊपर। तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को कंसीड नहीं करेगी। आज भी आप देख लीजिए कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टिसिपेशन है, लेकिन पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती जी वहाँ पे नहीं गई हुई हैं। तो वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई हम इंडिया के साथ जो है वो नाराज़ हैं। और इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि रिजल्ट, जैसे भी आप ये महबूबा मुफ्ती जी एक सीट के ऊपर उनका फॉर्मिडेबल कॉन्टेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बल्कि श्रीनगर में भी उनका बड़ा स्ट्रांग कॉन्टेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नतीजे जैसे भी आए,
4 जून के बाद महबूबा जी जो है मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक एक अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कोर्स जो है वो चार्ट करेंगी, विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ PAGD इंडिया, किसी भी अलायंस से हट के जो है उसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक अहम रोल निभाएगा सर्टनली राष्ट्रीय राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय राजनीति में क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में जो एक ब्रॉडली एक नेशनल कंसेंसस है, मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मेजर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, सारी बड़ी पार्टीज में है, कि अब वक्त है कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल नॉर्मेलसी जो है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, जम्मू कश्मीर को एक यहाँ पे सुनते सुनते कान भी पक गए हैं कि भाई क्यों स्पेशल। जम्मू कश्मीर भी एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का। जम्मू कश्मीर इज ए नॉर्मल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा वगैरह। तो उस तरह से जम्मू कश्मीर को भी नॉर्मल बनाने की कोशिश, नॉर्मल से सियासी, कि आपकी लेजिस्लेचर हो, आपकी कैबिनेट हो, आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, आपकी सारी चीजें हो। मतलब ये हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये कमिटमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बाकी सारी रियासतों में अप्लाई हो रहा है, तो आप तो कह रहे थे काफी देर से कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होता तो हम करवाने लगे, तो फिर उसका ये हिस्सा जो है ये क्यों नहीं अप्लाई होता? चलिए सर, आखिरी जी, अपने अनुभव से आपको क्या लगता है, चुनाव हो जाएंगे असेंबली? हाँ, मुझे लगता हो जाएंगे। ये जो है ना, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज कि ये हार गए या MC सारा जीत गए तो वहां पे वो नहीं होंगे। आप अगर ब्रॉडली मुल्क के अंदर की सारी चीज़ों को देखें और मुल्क के बाहर की भी अगर आप सारी चीज़ों को देखें, तो ब्रॉडली ये है कि अब कोई रीज़न जो है वो हमें लगता नहीं है कि बचा हुआ है इलेक्शन, कि क्यों ना हो इलेक्शन ना करवाने का रीज़न। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो 4 जून को ही पता चलेगा कौन जीतेगा, लेकिन यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होकर रहेंगे। और दूसरा यह है कि अब मेरे ख्याल में 6 बज गए हैं, जो पोलिंग सेंटर्स में लोग हैं वही वोट डाल पाएंगे जब तक वो ख़त्म नहीं होती लाइन, और 8-9 बजे के करीब पता चल जाएगा एग्जिट पोल। सबको इंतज़ार रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।